कल हमने एयर स्ट्रेस फंक्शन किया और ये प्रूव किया कि वो एक बाई हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कैपिटल यू एयर स्ट्रेस फंक्शन का सिंबल है और वो एक बाई हार्मोनिक इक्वेशन डेल फोर यू को सेटिस्फाई करता है। अब आज हम कर रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट बात कि बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं और इन बाउंड्री कंडीशंस को समझने के लिए हम बात लोड्स यानी स्ट्रेसेस बाउंड्री जब हमें लोड्स पता है बाउंड्री में लोड्स यानी टी अल्फा तो टी अल्फा हमें पता है उनकी वैल्यू पता है। अब बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड का मीनिंग क्या है कि हमारी ये जो इक्वेशन होती थी ये जो इक्वेशन होती थी टी अल्फा बीटा पिछले साल पढ़ी है जो आप इलास्टिसिटी पढ़ के आए हो टी आई न्यू इज इक्वल टू टी आई जे न्यू जी। पहले इसी को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या होती थी। ठीक है, अब यहाँ मैंने आई और जे की जगह अल्फा बीटा वर्ड यूज किए हैं और जब हमने अल्फा बीटा यूज किए हैं तो हमें पता है उनकी वैल्यू वन और टू है, वन से टू। आई और जे वन से थ्री होते थे लेकिन अल्फा बीटा जब हम यूज कर रहे हैं तो वन टू है। तो पहले इसी को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। हमारे पास बुक के अंदर यही टॉपिक ये देखो डेल फोर यू जीरो डेल फोर यू जीरो कल हमने ये प्रूव किया था। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये जो डायग्राम देखिए ये एक्सेस है एक्स वन एक्स टू इसने अल्फा बीटा के हिसाब से बनाया हुआ कि अल्फा और बीटा चूंकि वन और टू है तो उसने एक्सेस भी दो ही लिए हैं एक्स वन और एक्स टू। ठीक है, अब हम इसमें ये कर्व है सी, ये कर्व हो गया। कर्व की ये नॉर्मल है न्यू और ये टेंजेंट है एस। अब एक्स वन एक्सिस ये है, अगर मैं नॉर्मल का एंगल एक्स वन एक्सिस के साथ निकालना चाहती हूँ तो ये सिंबल है उसके लिए एक्स वन कॉमा न्यू। एक्स वन कॉमा न्यू ये एंगल के लिए है। तो उसके बाद ये हमारा एक्स टू एक्सिस है। अब हम इसी न्यू का एंगल अगर एक्स टू के साथ निकालना चाहेंगे, कलर बदलते हैं तो वो बनेगा ये एक्स टू न्यू। ठीक है, अब मैं एस का एंगल निकालना चाहती हूँ एक्स वन एक्सिस के साथ तो वो क्या बनेगा एक्स वन एस। और अगर हम एक्स टू का निकालना चाहते हैं एस के साथ तो ये एस है, ये है ना एस की लाइन, तो एक्स टू का ये बनेगा एक्स टू एस। अब इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग देखो आपके नोट्स में दिखाते हैं। फिगर आपको थोड़ा सा समझ आ चुका। टी आई न्यू का मतलब होता था कि देखो जैसे हमारे पास स्ट्रेस है, पहला स्ट्रेस है, इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बेकार सा बना हुआ है। टी वन मान लो है पहला। टी वन का मतलब होता था टोटल स्ट्रेस अलोंग एक्स एक्सिस। टी टू का मतलब है टोटल स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस या एक्स टू एक्सिस। इस तरफ टी टू है और इस तरफ टी वन। ठीक है, एक्स वन की तरफ टी वन, एक्स टू की तरफ टी टू। यहाँ तक बात टी वन टी टू तो ध्यान आ गए। अब टी वन वन क्या होता था, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो टी वन है वो टी वन वन न्यू वन प्लस टी वन टू न्यू टू है। मतलब जो टी वन है उसके लिए पहले आपको वन वन चाहिए, साथ में नॉर्मल न्यू वन चाहिए, और टी वन टू चाहिए और साथ में नॉर्मल न्यू टू चाहिए। और ये जो मैंने अभी एंगल्स लिखे थे एक्स वन कॉमा न्यू एक्स टू कॉमा एस ये क्या थे,
न्यू वन का मतलब है कॉस ऑफ दैट टी वन। जो हम लिखते हैं, हम लिख रहे हैं T11 न्यू वन प्लस T12 न्यू टू। न्यू वन का मतलब है कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन, वन का मतलब एक्स वन है, न्यू का एक्स वन के साथ एंगल एक्स वन कॉमा न्यू। न्यू टू का मतलब है कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन एक्स टू एंड न्यू। ठीक है। अब अगर एक्स वन और न्यू का जो एंगल है वही बराबर है एक्स टू और एस के, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। देखो न्यू और एस आपस में कैसे हैं, ये न्यू है और ये एस है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो जो न्यू बनाता है एक्स वन के साथ एंगल, उतना ही एंगल एक्स टू के साथ एस बना रहा होता है सेम। तो इसलिए उसने एक्स वन न्यू और एक्स टू एस इक्वल कहे हैं। भाई अगर आपने एस की टर्म्स में लिखना है तो न्यू वन का आंसर है एक्स टू का एस के साथ एंगल, लेकिन आप इसको ऐसे ही याद करो, ये द बेस्ट है। न्यू वन एक्स वन और न्यू का एंगल। ठीक है। और जब हम कॉस ऑफ दिस एंगल कहते हैं तो उसको क्या कह रहे हैं, dx2 बाई ds। अब आपका ये जो फॉर्मूला होता था, टोटल आपको स्ट्रेस अगर T1 चाहिए x1 डायरेक्शन में, तो उसके लिए आपने कहा कि T11 और T12 दोनों कंपोनेंट्स और न्यू वन की इसके साथ न्यू वन की मल्टीप्लाई, इसके साथ न्यू टू की। तो ऐसे ही T2 लिखा, T2 में ये आ गया T21 न्यू वन प्लस T22 न्यू टू। तो यहाँ तक हमने आज जो लिखा है डायग्राम की हेल्प से बता दिया कि हमारा जो पुराना फॉर्मूला होता था टी आई न्यू इज इक्वल टू टी आई जे न्यू जे, उसको अल्फा में लिख दिया है। अल्फा की वैल्यू 1 और 2 है, हम दो ही एक्सिस की बात कर रहे हैं, x1 और x2, और वहां से हमने ये दोनों इक्वेशंस लिख लिए। अब इन इक्वेशंस के नाम लिखे 1 और 2। देखो 1 कौन सी है, 2 तो ये दिख रही है, ये T2 के बराबर है, और 1 कहाँ है हमारी, ये रही 1। तो 1 और 2। अब इसमें हमें कल हमने सीखा था T11 क्या होता था, u, 2 2। कल किसी ने पूछा था ये इसका मीनिंग है करली 2 बाई करली x² ऑफ u, कॉमा के बाद जो होता है वो ये u, 1 1 का मतलब है करली 2 बाई करली x1²। यहाँ x2² है और u। ठीक है। कल हमने ये चीज की थी, ये तीनों, कि T11 ये होता है, T22 ये होता है और T12 ये होता है। अब हम इनको नंबर 1 और नंबर 2 में पुट करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा अपना आगे के काम के लिए जगह बनाते हैं। देखो हमने कहा था T1 बराबर है T11 न्यू वन प्लस T12 न्यू टू। T11 की वैल्यू है u, 2 2। न्यू वन अपनी जगह रहा, और T12 की वैल्यू है माइनस का T12, माइनस का है u, 1 2। तो यहाँ माइनस आना चाहिए था। ठीक है। तो अभी हम माइनस लिखते हैं, माइनस u, 1 2 और u। ऐसे ही T2 लिखा, T2 में माइनस वाली टर्म पहले आ गई, फिर u, 1। अब हमने न्यू वन बता दिया कि असल में न्यू वन ये है। एस क्या है, टेंजेंट है कर्व पर। न्यू नॉर्मल है, और एंगल जो होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर्स के बीच के एंगल के, ये मैंने आपको अभी समझाया है। तो न्यू टू की बात करी तो न्यू टू हमारा cos x2 न्यू होना चाहिए, लेकिन वहाँ एक माइनस का निशान भी आया। क्यों आया, क्योंकि cos x2 न्यू, जब x2 और न्यू के बीच के एंगल को एक्स में कन्वर्ट करना चाहा तो माइनस नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। एंगल इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगल 2। तो हमारे पास ये आ गया माइनस dx1/ds, और ये क्या चीज़ आई है, dx2/ds। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि न्यू वन की ये वैल्यू आई है, न्यू टू की ये, इनको हम पुट करेंगे। अब हमने क्या किया, जहाँ न्यू टू था, जहाँ न्यू वन था, वहाँ तो dx2/ds, और जहाँ न्यू टू था वहाँ माइनस का dx1/ds, इसलिए ये निशान प्लस हुआ। पहले माइनस था, ये निशान मैंने अभी लिखा। ठीक है, यहाँ ये माइनस था, लेकिन जब न्यू टू की वैल्यू पुट होएगी तो ये प्लस बनेगा। तो न्यू टू की वैल्यू पुट होते ही ये क्या बन गया, प्लस का। और यहाँ ये माइनस था और ये एक और माइनस आ गया, दोनों माइनस हो गए। तो T1 और T2
आपको अभी तक जो ध्यान रखने लायक बात है वो यही है कि न्यू 1 कितना है, dx2/ds है, और न्यू 2 कितना है, माइनस dx1/ds। बस, अब t1 ये आ चुका। अब हम इसको डेरिवेटिव के रूप में लिखते हैं कि d/ds बाहर निकाल लें अगर, और u, 2 लिखें, तो जब मैं d/ds को खोलूंगी, u, 2 पहले x1 की रिस्पेक्ट में लेंगे तो dx1/ds आएगा, फिर x2 की रिस्पेक्ट में लेंगे तो बाहर dx2/ds आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका क्या मतलब हुआ, इसको बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमारे पास t1 था, u, 2 ये था, ऊपर लिखा हुआ है। अब मैं ऐसे लिख रही हूँ, इस इक्वेशन को देखो और इसको ऐसे लिखते हैं इस रूप में, dx1 बाहर, u, 2 और ये है dx1/ds प्लस d/dx2 u, 2 और dx2/ds। ऐसे ही हमने t2 को लिखा कि t2 ये है। पहले इसको देखते हैं ये कैसे लिखी गई है। इसको खोलो आप, x1 की रिस्पेक्ट में है तो आप क्या करोगे, u, 2 कहोगे, ठीक है, और dx1/ds आएगा। अगली रकम को खोलो, u, 2 और dx2/ds आएगा। क्या ये और ये सेम है, सही है? बिल्कुल इसी तरह जब मैंने t2 को ऐसे लिखा तो इसको खोलते हैं, ये क्या बनेगा, u, 1 बनेगा, dx1/ds, u, 1 dx1/ds। बाहर माइनस निकाल दिया, ये माइनस कॉमन निकाल रखा है। अगली में u, 1 2 बनेगा, तो अपना u, 1 2 है, dx2/ds। सही बन रहे हैं? क्या एम क्या है हमारा, हम चाहते हैं कि t1 हमने ये लिखा और t2 ऐसे। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट से डेरिवेटिव उड़ गए, तो आपके पास u, 2 यहाँ से क्या आया, इंटीग्रल जब लिया तो ये खत्म, तो u, 2 लेकिन इधर इंटीग्रल रह गया, इधर t1ds हो गया इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट। ऐसे ही जब यहाँ लिया ये इंटीग्रल तो ये खत्म इंटीग्रल, यहाँ u, 1 और ये t2ds माइनस का। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू को हमने f1 कहा, अपनी मर्जी से मान लिया f2, और इसकी वैल्यू को क्या मान लिया, f1। तो हम क्या कहते हैं यहाँ से, हम यहाँ से कह रहे हैं कि हमारे पास u, 1 किसके बराबर आ गया है, f1 प्लस कांस्टेंट। ऐसे u, 2 किसके बराबर आया है, f2 प्लस कांस्टेंट। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा तो u, अल्फा आ गया है f अल्फा प्लस कांस्टेंट, जहाँ u क्या है, एयरी स्ट्रेस फंक्शन। f1 f2 क्या है, 2 मिनट के लिए ध्यान दो। f1 है आपका ये इंटीग्रल t2ds, स्ट्रेस का इंटीग्रल, ठीक है, माइनस में। तो इसका मतलब हुआ आपने एयरी स्ट्रेस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस दे दिया, स्ट्रेस के इंटीग्रल के रूप में लिख दिया। तो एयरी स्ट्रेस फंक्शन जब हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की थी, कल कल हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया था, नया फंक्शन था। आज हमने उसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस निकाल दिया। ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस अलोंग x2 एक्सिस t2 है, और स्ट्रेस अलोंग x1 एक्सिस t1 है। तो ये हमने बता दिया कि एयरी स्ट्रेस फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। हमने इस आर्टिकल का हेडिंग क्या रखा था, हमने इस आर्टिकल का हेडिंग कहा था बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या है, ये बाउंड्री कंडीशंस हैं कि आपका जो एयरी स्ट्रेस फंक्शन, बाउंड्री कंडीशन में हम वैल्यू निकालते हैं। ये कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू निकलेगी, ये कांस्टेंट है, क्योंकि यू हमें पता होगा, स्ट्रेस पता होगा, क्योंकि पहली लाइन क्या थी, देखो बाउंड्री कंडीशंस के आर्टिकल की पहली लाइन क्या थी, बाउंड्री कंडीशंस व्हेन लोड्स आर नोन, लोड्स आर नोन ऑन द बाउंड्री। लोड्स पता है तो आपको कांस्टेंट निकल जाएगा, अगर लोड्स पता है तो टी आपको पता है और यू आप निकाल लोगे, कल सीखा था आपने, यू बाई हार्मोनिक इक्वेशन से निकल जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी।
तो इसलिए इस आर्टिकल का नाम बाउंड्री कंडीशंस है। अब बुक में सिर्फ इसी को देखते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है। डायग्राम तक हो गया था आपको क्लियर? आगे देखो। बाउंड्री कंडीशंस में ये लिखा है इसने T1s T2s न्यू 1 बता दिया, न्यू 2 बता दिया। उसके बाद इसने कहा D/DS की फॉर्म में। जितना आप सिंपल कर सकते हो उतना ध्यान रखो, जितना आपको लर्न हो जाए उसी तरीके से चलो, ज़्यादा उसमें उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आपने कहा कि ये हो गया बस। तो अब वो क्या कहता है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो होती है सिस्टम जिसमें इक्वेशंस 69.1, 2 और 3 कैरेक्टराइज्ड हैं, तो वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या है? डेल फॉर यू इज इक्वल टू 0 बाई हार्मोनिक इक्वेशन, और निकलेगा आंसर यहाँ से यू कॉमा अल्फा इज इक्वल टू एफ अल्फा। एफ अल्फा फंक्शंस हैं, नॉन नॉन फंक्शंस, क्योंकि एफ अल्फा किसके बराबर है? इंटीग्रल ऑफ टी था ना, तो टी अल्फा कह लो। तो इसका मतलब हुआ दीज आर नॉन फंक्शंस, ठीक। और फंडामेंटल बाय हार्मोनिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तो अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज फंडामेंटल बाय हार्मोनिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तो भी आप इसको कर सकते हैं कि फंडामेंटल बाय हार्मोनिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यही है। ये पूरा आर्टिकल बाय हार्मोनिक वर्ड यूज हुआ इसकी वजह से यू यहाँ से निकलता है। फंडामेंटल है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ लोड्स हमें पता है और हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और ये आपके पास अल्टीमेटली इफ यू एंड यू, ये आगे चलेगा। तो यहाँ तक का आर्टिकल हो गया हमारा। अब इसके बाद अगला टॉपिक शुरू होता है